नमस्कार दर्शकों, आज आप 5 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपसे जुड़ी है, आपकी सिक्योरिटी से जुड़ी है। और अगर आपने आज 5 मिनट अपने दे दिए ना, तो हो सकता है कि आपका करोड़ों का, लाखों का, हजारों का नुकसान बच जाए, आपकी जिंदगी बच सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। दरअसल आज मैं बात कर रही हूँ फ्रॉड पर, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर आजकल डिजिटल अरेस्ट। ऐसी टर्म्स आपने जरूर सुनी होंगी और हम लोग अक्सर बोलते हैं यार ये मेरे साथ नहीं होगा, मुझे भी पता है किसी को ओटीपी नहीं देना है, अरे मुझे भी पता है कि ऐसे फेक कॉल्स आते हैं, मुझे भी पता है लिंक क्लिक नहीं करना है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो फ्रॉड करते हैं ना, ये लोग इतना दिमाग से खेलते हैं ना कि आप ओटीपी दे देते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये हाल ही में मेरे साथ हुआ है। 8988 भैया मैं ना दिल्ली से वृंदावन ट्रैवल कर रहा था, बट वीकेंड्स की वजह से मुझे रूम्स मिल नहीं रहे थे होटल के, तो गूगल पे आपका नंबर मिला। हाँ जी। तो अभी रूम अवेलेबल होंगे? व्हाट्सएप में आप मुझे बुकिंग नेम, ईमेल आईडी एंड आपका ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड डाल देता हूँ। 11,000 हो रहा है, पे करके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं कंफर्मेशन ईमेल भेज देता हूँ आपको। अगर मैं वहाँ पे आगे पेमेंट कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता? एक्चुअली क्या है कि सर बुकिंग एडवांस लेके ही कर रहा है सर सभी का। ये फिरोजाबाद के आसपास की लोकेशन है और हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता है, बट वो रोड पे ट्रैवल कर रहा है, मैं देख सकता हूँ। दीपू नाम है उसका एक्चुअल जो नेम है। गॉड, छोटे से मैं आपको कहानी जल्दी से सुनाऊंगी, क्योंकि आज मेरे जो गेस्ट है ना, वो आपकी हर परेशानी दूर कर लेंगे और आप कभी भी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप उनकी बात सुन ली तो। दरअसल कुछ ही दिन पहले मैं वृंदावन गई थी। वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस भीड़ की वजह से हमें कोई होटल नहीं मिलेगा। हमने होटल हालांकि घर से ही बुक कराया था, लेकिन वो रोड्स डाइवर्ट हो गई तो होटल काफ़ी दूर पड़ रहा था। मैंने गूगल से नंबर निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। उस आदमी ने नंबर उठाया, उसने कहा कि हाँ मैं इस होटल से बोल रहा हूँ, और उस होटल का नाम जो था वो एक 5 स्टार जाना माना होटल है, वृंदावन में है वो होटल। तो मुझे लगा शायद वही होटल है। तो उसने बोला कि हाँ मैं इसी होटल से बोल रहा हूँ, आपको कितने कमरे चाहिए? मैंने कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन आप जल्दी कीजिए, आपको ये अभी बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लाइन लगी हुई है लोगों की और वो लोग भी रूम चाहते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप एडवांस दे दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, एडवांस तो मैं नहीं दूंगी, मैं एडवांस वहीं आके दूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कहीं फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन उसने बोला कि ठीक है आप देख लीजिए, कि मैं फिर कमरा किसी और को दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्योंकि मेरे साथ बुजुर्ग भी थे, मेरे साथ बच्चे भी थे, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं एडवांस दे देती हूँ। यकीन मानिए, जैसे ही मैंने एडवांस दिया, 1 मिनट के अंदर अंदर 1.5 लाख मेरे अकाउंट से साफ हो गए। और 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास मैसेज आता है कि 1,30,000 की शॉपिंग मैंने अमेजोन पर करी है और 6,000 समथिंग की शॉपिंग मैंने नायका से की है। सोचिए, वो शख्स जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है और जो हमेशा ये सोचता था कि नहीं मैं अपने आप में इंटेलिजेंट हूँ, मैं किसी को ओटीपी या फिर मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन ये लोग हमसे 4 कदम आगे सोचते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे साथ आज शुभम है। नमस्कार। शुभम जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, और इनके मैं एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, इनकी उम्र बेशक छोटी है लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं, और मेरे जैसे लोगों के तो मुझे लगता है कि दिन में 150 केसेस आप सॉल्व करते होंगे। और आज लाइव इनसे हम पूछेंगे कि हैक कैसे करते हैं किसी का अकाउंट, और लाइव डेमो आपको देंगे उस शख्स का जिसने मेरे को फ़ोन कर जिसको मैंने फ़ोन कर होटल का नंबर बुक कराया था, कि आखिर वो शख्स आज भी कहाँ से बात कर रहा है। वो हम लाइव लोकेशन उसकी ट्रेस करेंगे, ताकि अगर आप वृंदावन या कहीं भी जाते हैं, आप इस तरह के चंगुल से बच जाएं। शुभम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यकीन मानिए, जब मेरे साथ ये वाकया हुआ ना, उससे पहले मुझे लगता था नहीं मेरे साथ तो नहीं हो सकता, ये तो अनपढ़ जो लोग होते हैं या फिर जिनको कोई पता नहीं होता, अवेयर नहीं है, उनके साथ होगा। क्या ये लोग टारगेट करते हैं या फिर इनको पता होता है कि हमारी एक्टिविटी क्या है? बिल्कुल। तो आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। किसी भी पर्सन को अटैक करना, उसके साथ स्कैम करना, उन सारी चीज़ों से पहले उसके पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो है आपका डेटा। अगर किसी के पास आपका डेटा नहीं है तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं है, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। क्यों? डेटा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पर हम अपनी सुविधाओं के लिए अपने डेटा को इतनी आसान तरीके से देते जा रहे हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हमारा कितना डेटा एक्सपोज्ड है, कितना डेटा इंटरनेट पर ब्रीज्ड है, या कितना डेटा लोगों के पास है जो एक्सेसिबल है। अब उसी डेटा को लेके फिल्टर आउट करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसा कि आपके केस में था, उसके पास आपका डेटा था,
आपके नंबर से या उसने जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली हाँ हो, मेरा नंबर गया मोबाइल पे। हाँ उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी चीज, स्कैम के, अगर स्कैम फ्रॉड या किसी भी थ्रेट की बात करें तो 3-4 पॉइंट्स हैं। डर, लालच, ठीक है, हरी, इजी मनी वाला कॉन्सेप्ट, ये 4-5 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से स्कैम होता है। आपके केस में, आपके केस को ही मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आपके केस में ये हुआ कि उसने आपके सामने एक जल्दबाजी वाली सिचुएशन रखी कि या तो आप मुझे एडवांस दे दीजिए, अदरवाइज होटल्स के रूम फुल हो जाएंगे। आप भी थोड़ा सा, आप बेसिकली वो ना हैकर्स नहीं है, वो मैनिपुलेटर्स हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनिपुलेट, है ना। उन्होंने उन चीज़ों को सीख रखा। हैकर का मतलब तो वो हो गया कि उसने आपसे कुछ नहीं पूछा, उसने आपको कुछ नहीं बोला, आपसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कराई, और बिना कुछ करे, आपसे बिना कुछ लिए उसने आपके सिस्टम को पेनिट्रेट किया, आपके सिस्टम को हैक किया। दिस इज कॉल्ड हैकर। एक स्कैमर को हैकर बोलना एक हैकर की बेइज्जती है। तो मैं इसीलिए इन चीज़ों को मेंशन करता हूँ कि वो मैनिपुलेटर्स हैं, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। अब कहीं ना कहीं आपने एक दिखाया कि मुझे ज़रूरत है होटल की, अगर आप बोल देते कि मैं एडवांस नहीं दूंगी, तुम्हें देना है तो होटल का रूम दो, अदरवाइज मत दो, तब वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाता, आपको टारगेट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपका डेटा उसके पास था, उस डेटा को लेके उसने आपको टारगेट किया, और वो टारगेट तभी कर पाया क्योंकि एग्जैक्ट उसको इन्फॉर्मेशन पता थी। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे डेटा हैं जो ब्रीच्ड हैं इंटरनेट पर। रोज आए दिन ब्रीच, नए नए ब्रीच होते रहते हैं, आपके नए नए डेटा लीक होते रहते हैं। ये जो अटैकर्स हैं, ये जो स्कैमर्स हैं, इनके पास यही डेटा का एक्सेस होता है। एंड तो ये रैंडमली किसी को अप्रोच करते हैं? रैंडमली नहीं, मैं मतलब कुछ टूल्स हमारे पास भी हैं जो ओसिंट जिसे बोला जाता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जहाँ पर किसी भी तरीके की कॉस्टिंग नहीं होती, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी एडवांस ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से आप किसी का भी एक्सपोज डेटा इंटरनेट पर देख सकते हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि किसी और का क्या डेटा है, मैं ये देख सकता हूँ कि इस आदमी के आधार नंबर कितने, मैं ये देख सकता हूँ कि इसके घर के एड्रेस कितने हैं, मोस्ट कॉल्ड इवन नंबर, उसके अल्टरनेटिव नंबर देख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अच्छा, जिस बंदे को मैंने कॉल करा, क्योंकि उसका नंबर अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, और मैं दर्शकों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ताकि आप इस चंगुल में ना आए, और होटल का नाम मेंशन करना मुझे लगता है सही नहीं होगा, लेकिन 5 स्टार होटल है, अच्छा खासा उसका नाम है, वृंदावन में है वो होटल। उन्होंने जो वेबसाइट बनाई है उसी होटल के नाम से बताइए एक बार लाइव, क्योंकि उसके बाद भी मैंने बात करी उस बंदे से, वो उसी टोन में बात कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ स्कैम करते कैसे हैं। एक बार नंबर डायल करके देखो मैं उसका। हाँ, प्लीज। मैंने आपको उसका नंबर दिया था, आप अपने फ़ोन से कीजिए क्योंकि मेरा नंबर उस बंदे के पास है, तो एक बार आप करके देखिए। और नंबर भी मैं चला दूंगी, 2 नंबर लास्ट के, क्योंकि वो नंबर चलाना चाहिए, मैं चलाऊंगी वो नंबर। आप नंबर बोल दीजिए, क्योंकि उसने स्कैम किया है तो भरे। कॉल करना आई थिंक सही नहीं होगा, हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं सारी, लेकिन वो किस तरह से बात करता है वो दर्शकों को बताना जरूरी है। जैसे आपने बोला ना कि दिमाग से खेलते हैं, आपकी जरूरत को वो भांप लेते हैं। एक बार नंबर आप रिपीट करेंगे प्लीज? मैं नंबर रिपीट करती हूँ, 89 554 388 51। हेलो हेलो हेलो। यस जेडब्ल्यू मेरे भैया, मैं ना दिल्ली से वृंदावन ट्रैवल कर रहा था, बट वीकेंड्स की वजह से मुझे रूम्स मिल नहीं रहे थे होटल के, तो गूगल पे आपका नंबर मिला। हाँ जी। तो अभी रूम अवेलेबल होंगे? कितने टाइम के लिए चाहिए सर, कब के लिए चाहिए आपको? सर आज मतलब आज संडे है तो आज पूरा दिन, मंडे इवनिंग तक चाहिए। मंडे इवनिंग तक आपको चाहिए, मतलब एक्चुअली आज चेकिंग रहेगा? हाँ जी, और कल एक्चुअली वो किसी ने बताया था कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आपको टोकन वगैरह पहले लेना होता है, तो इस वजह से 2 दिन का चाहिए, अदरवाइज तो 1 दिन का ही प्लान था हमारा। हाँ, और 2 दिन का ही होता है। 2 दिन चाहिए होते हैं ना उसमें? हाँ जी। हाँ, मुझे बताया था किसी ने, बट मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म। ठीक है सर, हो जाएगा ना, अवेलेबल रूम मिल जाएगा। डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी? सर डबल ऑक्यूपाइड सही रहेगा, मतलब मैं हूँ और एक मतलब 2 फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, तो आपका ये 7500 पड़ेगा सर, विद ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। तो एक नाइट तो 2 नाइट का हो जाएगा आपका 15000 सर। अगर ब्रेकफास्ट वगैरह को हटा दें तो आपको 13000 में पड़ेगा सर। 13,000 में? कुछ डिस्काउंट वगैरह हो सकता है? एक सेकेंड।
देता हूँ। मंदिर के लिए आ रहे हो तो आपको इसमें डिस्काउंट करवा देता हूँ। फाइनल 11,000 हो जाएगा सर। 11,000 हो जाएगा। जी, 2 नाइट का। ठीक है बॉस। तो आप मतलब बता देंगे मुझे एग्जैक्ट मतलब लोकेशन दे देंगे, क्योंकि यार अंदर ना थोड़ा घुसने पे लोकेशन वगैरह का बहुत इशू होता है। बता दें, मैं वहाँ पर एग्जैक्टली आ जाता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि अभी उसके लिए आपको बुकिंग करना रहेगा ना, बुकिंग के लिए सर पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब आप लोकेशन वगैरह मुझे बता देना कि अंदर तक, ज़्यादा अंदर ना हो, क्योंकि मैंने सुना है बहुत अंदर ज़्यादा वो होटल्स अच्छे नहीं है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरे एक फ्रेंड ही लास्ट मंथ गए थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, पैदल बहुत चलना पड़ा था। मेरे साथ जो हैं पेरेंट्स हैं मेरे, वो थोड़े से मतलब बूढ़े हैं। सर सुनिए, जी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ऐसा 1% भी कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, उस चीज से निश्चिंत रहिए। पूरा आपको ईमेल पे आपको कंफर्मेशन वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, ये व्हाट्सएप मतलब इस पर मैं चलाता नहीं हूँ। आपका वर्किंग नंबर बोल दीजिए, मैं मैसेज कर देता हूँ। बुकिंग नेम और ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं अभी बुकिंग कंफर्म कर दे रहा हूँ। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज पे भेज सकते हैं ये? नहीं सर, फिर क्यूआर कोड वगैरह भी तो फिर भेजना होगा ना सर। ओके, तो कर दीजिए, इस पे कर दीजिए, फिर एक काम कीजिए। तो आप मुझे 2 दिन का करना है। आज चेकिंग कितने बजे आ जाओगे आप सर? सर मैं यहाँ से दिल्ली से अभी मतलब निकल रहा हूँ, तो लगभग 6 बजे के आसपास मान के चलो आप। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप में आप मुझे बुकिंग नेम, ईमेल आईडी एंड आपका वो भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड डाल देता हूँ। 11,000 हो रहा है, पैक करके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं कंफर्मेशन ईमेल भेज देता हूँ आपको। उसमें पूरा लोकेशन वगैरह सारा कुछ आपको दिखेगा सर। बॉस, अगर मैं वहाँ पे आगे पेमेंट कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता? एक्चुअली क्या है कि सर बुकिंग एडवांस लेके ही कर रहे हैं सर, सभी का अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है ना सर, आपको पता है। हाँ, वो दिक्कत तो मतलब हो रही थी, मैं उस पर भी चेक कर रहा था, मेक माई ट्रिप वगैरह पे। उसी वजह से सर पेमेंट एडवांस लेके बुकिंग कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है सर। तो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट एडवांस दे दूँ, ताकि मतलब नहीं, आप 5,000 अभी कर देना, 6,000 आने के बाद कर देना, वो कोई इशू नहीं। 1,000 चलेगा? नहीं हाँ, सर, कैंसिल सुनिए, यदि आपका कोई भी रीजन कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन पेमेंट फ्री है ना, आपका रिफंड है। ठीक है। तो आप मुझे क्यूआर वगैरह भेज दें और डिटेल्स भेज दें, मैं उस पर करवा देता हूँ। ठीक है, आप मुझे आपका जो मैंने डिटेल बोला है वो तो भेजिए, बुकिंग नेम, ईमेल आईडी, चेक इन ठीक है, चेकआउट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। तो क्या समझ आया आपको इस कॉल से? कॉल से ये समझ में आया कि ये बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से, किसके साथ कैसे बात कि करनी किसके साथ कैसे बात करनी है। मैं जानबूझ के इसके सामने अनजान बना। 15,000 से इसने एक बार में 11,000 कर हाँ, दिए। फिर 1,000, ठीक है, कोई भी 5 स्टार होटल इतना इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं देगा। और वो भी जब पीक पे आप पीक अभी जब एक तरफ तो ये कह रहा है मुझसे कि सर होटल्स नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ ये मुझे कह रहा है डिस्काउंट मिल। मैं थोड़ी सी इसे और रिक्वेस्ट करता, ये 9,000 8,000 पर भी आ जाता। बिल्कुल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। बिल्कुल। और जिस जिस नंबर से मैंने इसे मैसेज किया है, वो खुद नंबर मेरा दूसरा ऑल्टरनेटिव नंबर है, कॉल किया है मतलब। तो मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए करा था। अब क्या है कि मैं इसको, आपने ये पता लगा दिया कहाँ का है, कहाँ का नंबर है? हाँ ये मैं बता सकता हूँ कहाँ का है। बताइए। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब बात करते करते बता दीजिए। इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, मुझे इसको ट्रिगर करना होगा। जैसे इसने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी, तो मैं इसको डायरेक्ट फ़ोटो भेजने की जगह कुछ ट्रिक्स का यूज़ करूँगा कि यार डायरेक्ट फ़ोटो सेंड नहीं हो रही, इस ड्राइव में मेरे लिंक पड़े हैं, इसमें से आप इन्फॉर्मेशन है, आप उसे ले सकते हैं। और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपके पास दोबारा कॉल आएगा, तब तो तक वेट आधार की इन्फॉर्मेशन है या इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये अगर इसने उस लिंक पर क्लिक करा या उसने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को खोला, तो हम उसकी लोकेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं। मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की चीज़ों से हेल्प करता हूँ उनकी, और मुझे पता है कि अगर ये स्कैमर है तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती। चलिए, आप साथ साथ देखते रहिएगा कहाँ का ये बंदा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं रेलवे स्टेशन पे, कॉफ़ी हाउसेस पे, जी, वो सिक्योर है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मैम। वो ठीक इतना ही सिक्योर है कि अगर आपको अपने घर में लॉक या एक गेट लगवाना हो, तो आप उसे पेपर का बनवा दीजिए। अच्छा, ठीक है, वो ठीक इतना ही सिक्योर है। क्यों, इसकी वजह क्या है? पहली चीज़ तो वो पब्लिक वाईफाई है। ठीक है, एक सेकंड, 89 से उसका नंबर था,
हेलो, देखिए डिटेल भेजिए आपका। मैं भेज रहा हूँ सर, आपको भेज रहा हूँ। सेम मेरे साथ हुआ था, जब मैंने भी मना कर दिया तो दोबारा कॉल आया। मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपके पास कॉल आएगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, रहने दीजिए अभी हाँ, सिर्फ। नहीं ठीक है। तो अब इसको तो हम करेंगे इन्वेस्टिगेट, वहाँ के जो हाँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उस सर्कल के, जहाँ पे भी मुझे इसकी आइडेंटिफिकेशन मिलेगी मैं उसकी डिटेल शेयर करूँगा। तो बोलूँगा कि ऐसे ऐसा। खैर आपके वाले केस में तो चीज़ें अच्छी हो गई थी। हाँ भाई, पुलिस ने बड़ी हेल्प की और साइबर सेल ने बड़ी हेल्प की। मतलब आप सोचिए, ये चीज़ मेरे साथ सैटरडे को हुई थी, मंडे को मेरा पैसा वापस आ गया था। बहुत ज़्यादा हुई। पैसा रिफंड आने का आपकी वजह ये थी कि आपने क्विक रिएक्शन किया। इंस्टेंट रिएक्शन बहुत ज़रूरी है साइबर के केस में। इस पे भी आएंगे, पहले पहली बात पूरी कर जी, लेते हैं जो मैं बिल्कुल। कहती थी, वाईफाई सिक्योर। हाँ, वाईफाई सिक्योरिटी की अगर बात हम करें, खैर मैं इसकी ये जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने के बहाने इसको ट्रिगर कराता हूँ। तो वाईफाई का मतलब ये है कि पब्लिक वाईफाई है। मैं आपको बताता हूँ, एक टूल होता है जिसका नाम है वायर शार्क। आपने पैकेट स्निफिंग के बारे में सुना हो कि लोग हमारी बातें सुन लेते हैं, लोग हमारे मैसेज को रीड करते हैं। या आप ऐसा समझें कि कोई हैकर है वहाँ पे, कोई स्कैमर है जो कि एक पब्लिक वाईफाई को सेम, उसकी SSID को सेम करे, सेम नाम से एक पब्लिक वाईफाई क्रिएट कर दे। अब वो पब्लिक वाईफाई है एक हैकर का, एक स्कैमर का, ठीक है। आप उससे कनेक्टेड हैं। आप अगर किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं और वो किसी और का है, तो जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब सिक्योर नहीं है, तो वो उसे रीड कर सकता है। एक एप्लीकेशन आती है, उसका नाम है वायर शार्क। कंप्यूटर में आप उसकी मदद से अपने पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। अगर वो किसी अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक पे बात कर रहा है, क्यों बोला जाता है आपसे कि HTTP वाली वेबसाइट पर डेटा ना फिल करें, HTTPS पर जाएं, यही वजह है। क्योंकि वहां पर जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है। अब अगर कोई हैकर है या कोई स्कैमर है, पहली चीज तो पब्लिक वाईफाई का यूज ही ना करें। हाँ। दूसरी चीज, वहां पर उस सेम लोकेशन पर कॉफी शॉप पर रेल वाईफाई में कोई और सेम नाम से वाईफाई के एक बना देता है SSID, वो उसने आपको कनेक्ट कर लिया। अब आप जो भी एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो उसे देख सकता है। इसीलिए दूसरी चीज, अगर पब्लिक वाईफाई यूज करना भी पड़ रहा है किसी मजबूरी में कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर आप VPN का यूज करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपके ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट मतलब वो इस तरीके से उसको कर देगा ताकि कोई और समझ ना पाए। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन उसे रीड नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। ठीक है। जैसे आपने बात की कि केस सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने जल्दी से उसके ऊपर एक्शन ले लिया। क्या स्टेप्स हैं जो करने चाहिए ऐसे इमीडिएटली? अगर आपके साथ कोई ऐसे, पहले मैं तो मतलब ये होप करूंगा कि किसी के साथ ना हो। इफ इन केस अगर किसी के साथ हो भी जाता है, सबसे पहले क्विक रिएक्शन आपका ये होना चाहिए। 1930 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, सीधा आप कॉल करें। आप उसको बिल्कुल इंस्टेंटली बताएं और फटाफट और करेक्ट डिटेल्स। कुछ केसेस में क्या होता है, लोग गलत डिटेल्स बता देते हैं, इस वजह से उनके पैसे वापस नहीं आते। आप करेक्ट डिटेल्स बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, इस नंबर से हुआ है, ये UTR नंबर है, इस पर्टिकुलर अकाउंट में डाले हैं। वो जो भी आपके टेरिटरी का जो भी साइबर सेल होगा, वो उन्हें वो केस ट्रांसफर करेगा। और वहां पर आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी। कई केसेस में मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि सर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस हमारी कंप्लेन नहीं लिखती। आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, 1930 पर कॉल कीजिए, अदरवाइज cybercrime.gov.in गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पर आप अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं। आपने रिपोर्ट दर्ज कर दी, आप जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। आपके पैसों का रिटर्न आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। क्यों? मान लीजिए मेरे अकाउंट से पैसे कटे, आप वैसे तो नहीं है लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि आप एक स्कैमर हैं। स्कैमर कभी अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेता। अच्छा। कभी वो ऐसा नहीं करेगा कि अपने रियल अकाउंट में पैसे लेगा। दे आर यूजिंग म्यूल अकाउंट, फेक अकाउंट्स। मतलब उनका जो होल्डर है वो कहीं बहुत रिमोट लोकेशन, चाहे वो बंगाल में बैठा होगा। अगर कोई दिल्ली का स्कैमर है तो वो बंगाल के अकाउंट को यूज़ करेगा, उत्तराखंड के अकाउंट को यूज़ करेगा, झारखंड, बिहार। ये करते क्या हैं? और आपके केस में तो जल्दी चीज़ें करी थी और बाकी लोग सपोर्टिव थे, इसलिए ज़्यादा अच्छे से हो गई। आपने जब कंप्लेन कर दी, अब सबसे पहले क्या होगा कि उसके अकाउंट को फ्रीज करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी उस पर डेबिट फ्रीज लगाया जाएगा। डेबिट फ्रीज का मतलब होता है ना आप उस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, ना आप उस अकाउंट से पैसे डाल सकते हैं। तो मैंने अगर कंप्लेन करी और आप एक स्कैमर हैं, आप किसी का अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट आता है लेयर 1 में। लेयर 1 में FIR भी होती है। वो अकाउंट कंप्लीट फ्रीज हो जाएगा, ना उसमें कोई पैसा जाएगा ना कोई पैसा निकलेगा। जितना आपका अमाउंट था आपने फ्रीज कर दिया। जल्दी कंप्लेन कराने का रीजन ये था कि आप ये देख सकते हैं कि जो पैसा आपका गया है वो वहां रुक गया है। अब आज आपके साथ स्कैम हुआ, आप कंप्लेन कर रहे हैं 2 दिन बाद,
वो इतने ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने बताया ना 1 मिनट के अंदर अंदर अमेजोन से शॉपिंग और नायका से शॉपिंग, तो ये पहले ही मतलब अपनी टीम को प्लान्ड होते हैं पूरे, planned- एक आदमी कभी काम आईफोन नहीं करता। 16 बुक कराया हुआ था अमेजोन से। और वो रीज़न है, वो जनरली गिफ्ट कार्ड्स खरीद लेते हैं, हाँ बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं, डिजिटल करेंसी। आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो एक करेंसी और है जिसका नाम है यूएसडीटी, लोग यूएसडीटी खरीद लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो पैसा है वो एनोनिमस होने लगता है डिजिटल करेंसी में जाने के बाद। दूसरी चीज, वो आप एक स्कैमर थे, आपने एक अकाउंट में मंगाया, अब उसके बाद उसे दूसरे अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। जब आप उसे उस दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं तो वो लेयर 2 में आ गया। आप जितने अकाउंट में डालोगे, अगर वो उस पैसे का कैश विड्रॉल नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें ताकि कैश विड्रॉल ना हो पाए। अगर पैसे का कैश विड्रॉल हो गया तो समझ लीजिए चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हाँ। फिर वहां पे बैंकिंग को लाना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं। ऐसा नहीं है हर एक कंडीशन में पैसा वापस आएगा। अच्छा। बैंक की जिम्मेदारी होती है पैसा वापस कराना। और हम ये सोच के बैठते हैं कि यार पैसा एक बार चला गया तो वापस नहीं तो बिल्कुल आएगा ऐसा नहीं, आप अपने एफर्ट्स लगाइए। हाँ। अगर एक रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। और मैं तो हैरान हो गई जब मैं गई हूँ साइबर थाना, तो वहां पर भाई कम से कम नहीं तो 15-20 लोग थे। दिन के कितने फ्रॉड्स ऐसे होते हैं। मैम अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि पैसों की समस्या सबसे छोटी समस्या है। लोगों के साथ इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। कैसे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं और आप हैं या कोई भी है, किसी की आइडेंटिटी का कोई थ्रेट है, कोई किसी का फेक अकाउंट बना के किसी को कुछ बोल देता है, या ये चीज़ें हाई प्रोफाइल केसेस में भी होती हैं। फेक स्पूफिंग कर ली, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने हाई प्रोफाइल केसेस भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं, एक्टर्स के इन्होंने सॉल्व किए हैं, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, हालांकि इनका प्रोटोकॉल होता है कि किसी का नाम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा केस जो अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो और उस पर आप लगे हों? अगर मीम्स ना बने तो मैं अगेन एक टर्म मतलब रिपीट करूंगा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम नाम नहीं ले सकते, उनकी हम हेल्प करते हैं। हाँ, ठीक है। हेल्प का मतलब क्या होता है कि जो लोग ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे हैं, बट जिन लोगों को इस डोमेन की नॉलेज नहीं है, हाँ। उन्हें हम लोग टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। लाइक छोटी सी कोई चीज़ है, अब केस सॉल्व कराना मतलब केस में हेल्प कराना। हेल्प कराने का मतलब है अगर कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं हम, आपने कोई एक स्क्रीनशॉट लिया और आपने कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर किया, आप चाहते हैं कि अगर उसे स्टोर करें आप डिजिटली और वो कोर्ट में एडमिसिबल हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट लेके जाएंगे, वो कोर्ट में एडमिसिबल कैसे हो सकता है? क्या आप उसका मैनिपुलेशन नहीं कर सकते? क्या आप स्क्रीनशॉट को एडिट नहीं कर सकते? आपने देखा होगा लोग फेक ऐप से, फेक क्लोन्ड ऐप से, गूगल पे के, फ़ोन पे के, उससे यूपीआई करके स्क्रीनशॉट यूटीआर नंबर लगा के भेज देते हैं। ये भी स्कैम है। तो ऐसे में क्या होता है, एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं हैशिंग। आप किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो उसकी एक हैशिंग बनाइए। हम ऐसे उनकी मदद करते हैं ताकि उनका केस स्मूथली इन्वेस्टिगेट हो, उनको उस प्रोसेस में आसानी मिले, मतलब चीज़ों में। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको, पहले मैं हैशिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। क्या आपने कभी ये देखा है कि अगर, वैसे तो कभी आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ना रोके, तो आप डिफरेंस देखिएगा, अगर आप अपने आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटो, क्लिक की हुई फ़ोटो उसको दिखाएंगे ऑफिसर को, वो उसे कंसीडर नहीं करेगा, वो बोलेगा मुझे रियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट सेम थिंग अगर आप उसे एम परिवहन ऐप पे या डिजी लॉकर पर दिखाते हैं, तो वो उसे कंसीडर क्यों करता है? इसके पीछे का रीज़न है डिजिटल सर्टिफिकेट। जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल साइंड या जो हैश वैल्यूज़ होती हैं, इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, किसी तरीके से इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। यही इस तरीके की हम टेक्निकल हेल्प करते हैं, क्योंकि आप किसी और डोमेन में, आपने अपनी पढ़ाई करी, आपको इस डोमेन की नॉलेज नहीं है, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए, हम उस एंड से आपकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनका नाम हाल फिलहाल में कई जगह चर्चित हुआ है, कुछ हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कुछ स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प करी है और बैकएंड में करते हैं, बट इस तरीके से हेल्प विद अ प्रॉपर लीगल चैनल। अच्छा, बड़ी सारी चीज़ें हैं जैसे डिजिटल अरेस्ट, फिर कॉल आता है कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से पैसे डाल दो। मैं मतलब अब पहले तो मैं बोलती थी ऐसा तो मेरे साथ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन अब मेरे साथ हुआ है तो मुझे लगता है कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब मैं रिपोर्ट लिखाने गई तो वहाँ पर एक महिला आई थी जिसके साथ 85,000 का स्कैम हुआ, यही बोल के कि आपके हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो वो लगातार अपने हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, फ़ोन
नहीं मिल रहा था उनके हस्बैंड का, तो उसे लगा कि शायद सच में हॉस्पिटलाइज, उसने दे दिए। क्या इस तरह से भी करते हैं स्कैमर्स की जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका फ़ोन आप ऑफ कर दिया उन्होंने, या फिर वो लगे ही ना ताकि वो आप मजबूरी में पैसे दे दो? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है, सही समय पर। अभी रिसेंटली एम्स के कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप था, कुछ मेरे नोन में बिजनेस पर्सन है, हाई प्रोफाइल है काफ़ी, उनका भी कुछ ग्रुप था। उनके साथ क्या हुआ है, अच्छा ये जो स्कैमर्स और ये फ्रॉडस्टर है ना, बिल्कुल इन्हें हैकर ना बोलें, पहली चीज़ तो, ठीक है। ये मैनिपुलेटर्स एंड स्कैमर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं कि क्योंकि एक स्कैमर को हैकर बोलना खुद की बेइज्जती है हमारी, तो ये करते क्या है, ये ना टारगेटेड ऑडियंस ढूंढते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। अच्छा। तो अब ये एप्लीकेशन के साथ क्या होता है, आप लोग किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आती है, कोई भी ऐसा पीडीएफ डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी ऐसी लिंक आता है, कोई भी ऐसी फोटो भी आती है, प्लीज फोटो वाला क्वेश्चन जरूर रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक लोग अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं, एपीके डाउनलोड नहीं करते हैं, बट ये चीज़ें फोटो से भी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। पहले ये एपीके वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एपीके में क्या होता है, वो ना एपीके के अंदर रैट डाल देते हैं। रैट की फुल फॉर्म है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अब रिमोट एक्सेस ट्रोजन आप समझ लीजिए एक तरीके का मैलिशियस पेलोड है, बहरूपिया समझिए आप, कि सामने से कोई चीज़, सामने से मैं दिखा रहा हूँ ये फ़ोन है, बैकएंड से ये एक हैकिंग डिवाइस है, आपने उस एपीके को डाला। अब जिस हैकर ने, जिस अटैकर ने उसके सर्वर को अपने यहाँ डिप्लॉय किया है, उसके टर्मिनल में आपके डिवाइस का कंप्लीट एक्सेस आ जाएगा। ये चीज़ें मैं दिखा भी सकता हूँ प्रैक्टिकली अभी। हाँ, तो दिखा देंगे तो आपके ही फ़ोन पर, लेकिन तो मैं तो आगे से हालात की मारी हुई हूँ। तो अब ऐसे में क्या होता है, लोगों के डिवाइस में उसने एक रैट डाल दिया। अब लोग क्या करते हैं, घबरा के उनके साथ 5,000 रुपये एक बार में निकले। लोगों ने घबरा के उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया, सोचा कि अब हम सेफ हैं, फ़ोन को बंद कर दिया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोन बंद कर लीजिए, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लीजिए, कुछ नहीं होगा इससे। लास्ट डे वो फ्रेंड अभी मुझसे मिलने आ रहा है, उसके रिलेटिव्स के साथ ये हुआ था, 1.5 लाख रुपए का स्कैम हुआ। पहले 10,000 रुपये निकले, एपीके डाल दिया था उसके फादर के फ़ोन में। उसके फादर सोशल मीडिया पर बहुत ही हाईली एक्टिव हैं। अब क्या किया उन्होंने कि व्हाट्सएप क्या नाम है, वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया। इवन वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप को भी डिसेबल करा देते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। तो अब उन्होंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, फिर भी उनकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। कैसे? उनके फ़ोन पे कोई ओटीपी नहीं आ रहा, एक भी ओटीपी आपके पास नहीं आ गया ट्रांजेक्शन का, आपने किसी को कॉल नहीं करा, आपने कोई ओटीपी नहीं दिया, आप बैंक में जाके बैंक वालों से लड़ रहे हो कि मैंने तो ओटीपी नहीं दिया, मेरे साथ स्कैम कैसे हुआ। पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है, अब हमसे ये बोला जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन सही दें, पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है, पुलिस ऑफिसर को आपने बोला मैंने कोई ओटीपी नहीं दिया। अब वो सोच में पड़ा हुआ है कि जब ओटीपी दिया नहीं तो पैसे कटे कैसे। बट यहाँ पर जो गेम चेंज हुआ था वो हुआ था कॉल स्पूफिंग या एसएमएस स्पूफिंग, फॉरवर्डिंग से, सॉरी फॉरवर्डिंग है, एसएमएस फॉरवर्डिंग एंड कॉल फॉरवर्डिंग। अब एसएमएस फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है, आपके नंबर के मैसेजेस जिस नंबर पर वो फॉरवर्ड करेगा उस पर जाएंगे, तो सारे आपके ओटीपीज आपके फ़ोन पर आने की जगह उस नंबर पर जा रहे हैं। ये एक फीचर है और ये अवेलेबल है। ये तो एक फीचर है ना। जितने भी ये स्कैम हो रहे हैं, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फीचर्स जितने हम यूज़ करें, यूपीआई फीचर है। बैंक भी एक सुविधा के लिए बनाया गया था ना, ताकि लोगों का पैसा सेव रहे। बहुत सारे लोग उसको ही, मतलब आपको लूप होल फाइंड आउट करना है और उससे लोगों को पेनिट्रेट। तो देखिए, आपसे बात करते करते ही उसने मुझसे बोला कि आधार और ईमेल एड्रेस और इनकी फ़ोटो भेजिए। मैंने उसको बोला कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट फोटोज नहीं भेज सकता, मैं आपको एक ड्राइव का लिंक भेज रहा हूँ गूगल ड्राइव का, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही उसने उस ड्राइव के लिंक पर क्लिक करा तो मुझे उसकी रियल टाइम लोकेशन का पता चल गया फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन। ये फिरोजाबाद के आसपास की लोकेशन है और हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता है, बट वो रोड पे ट्रेवल कर रहा है, मैं देख सकता हूँ। दीपू नाम है उसका एक्चुअल जो नेम है। गॉड, आप एक बार दिखाइएगा कैमरा पे मतलब ऐसा करके, मैं क्योंकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स का ना पता लगना बहुत ज़रूरी है। और ये अपना नाम रोहित गुप्ता बताता है। दीपू नाम है इसका एक्चुअल नेम, और भी कुछ डिटेल्स हैं। बताइए। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट काफ़ी तेज़ चल रहा है। तो पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर बैठे बैठे शिवम जी ने पता कर ली। यानी कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप इमीडिएटली उस चीज़ के बारे में बताइए। आप बिल्कुल बिल्कुल, आप सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए। FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एटलीस्ट आप रिपोर्ट कीजिए और सही रिपोर्ट कीजिए। जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये रोड पर ट्रेवल कर रहा है,
और अभी भी ट्रैवल ही कर रहा होगा ये, क्योंकि ये कोई हाईवे या रिंग रोड टाइप रोड लग रही है मुझे। और ये रोड पे ट्रैवल करते करते आपसे बात कर रहा है। बात कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि आवाज़ से भी समझ में आ रहा था कि ये गाड़ी में बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही थी। अब इतने और मतलब देखिए criminals को क्योंकि शुभम को इस चीज़ के बारे में पता है, तो शुभम ने बड़े चालाकी से बोला कि नहीं मैं अपना ये ऐसे नहीं भेज सकता, ऐसे भेजता हूँ। हम लोगों को शायद उतनी समझ ना हो और हम भेज देंगे। तो आप सोच समझ के ये कीजिए, आप घर से निकल रहे हैं तो पहले ही अपनी बुकिंग शुकिंग करके रखिए, सब कुछ करके रखिए और किसी भी नंबर को डायल मत कर लीजिए। मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है कि कैसे पता चल सकता है कि ये नंबर जो हम नंबर डायल कर रहे हैं, कोई निशानी है कि मेरे को ये वाली साइट नहीं खोलनी है? हाँ, सबसे पहले आप ये देखें कि वो HTTPS वेरीफाइड हो, HTTP ना हो। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अनसिक्योर्ड है। और ज़्यादातर स्कैमर्स ये फेक वेबसाइट का यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो अब सिक्योर वाले का भी यूज़ करने लगे, बता के कि हाँ हम चोर ही हैं, तो लोग यूज़ करते हैं। आपको किसी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं सोचना, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस होने वाली है उसमें सभी लोग ऐसे नहीं होंगे जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं। मैं बहुत छोटे से पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे इसने मुझसे अभी आधार मांगा, अगर मैं इसको अपना आधार दे देता हूँ, मैं इसको अपना जीमेल दे देता हूँ, मैं इसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो उससे होगा क्या? मैंने खुद का डेटा एक्सपोज किया, खुद का डेटा ऐसे अनजान आदमी को दे दिया। ब्रीच में ये मेरा डेटा एक तरीके से ऐसे आदमी के पास चला गया जो इसका मिसयूज कर सकता। लेकिन शुभम, आधार कार्ड तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह लिंक हो रही है, ठीक है? बिल्कुल। अब मैं ट्रैवल करूंगी, अगर मैं ट्रेन में भी ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अपना बताऊंगी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ ये मेरा आधार कार्ड है। मुझे नहीं पता कि मेरे अगल बगल कौन सा शख्स है जो और भी आधार कार्ड देख रहा है, तो मैं कैसे अवेयर रहूँ इस चीज़ से? सबसे पहली चीज़ तो आप एक मास्क आधार यूज़ करें, मास्क आधार, जिसमें आपका पूरा आधार नंबर नहीं लिखा हुआ होता, जिसमें आपका पूरा नाम नहीं लिखा होता, जिसमें आपका पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता। उसके साथ साथ कभी भी आपको किसी को आधार की डिटेल्स देनी है, आप उसे वर्चुअल आधार ID दीजिए, जो कि सिर्फ 1 दिन के लिए एक्टिव होती है। और साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ, इन सारी समस्याओं का समाधान, जो भी आपका डिजिटल डेटा है इंटरनेट पर, या जो भी आप अपने डिजिटल डेटा किसी को देते हैं, आपको ये थ्रेट मतलब रिस्क होता है कि वो डेटा का मिसयूज़ ना करे, वो उसे किसी ऐसे गलत काम में ना लगाए। तो अब एक नया एक्ट आ चुका है ऑलमोस्ट, जिसका नाम है DPDP एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें क्या होगा, आपका जैसे होटल वाला पॉइंट था, आप होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, आपको आधार देना होता है स्कैन करा के। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। वहाँ पर एक QR लगा रहेगा। अब होटल्स में ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। आप जाएंगे, आधार को स्कैन, अपने उस QR को स्कैन करेंगे, ठीक है, या इसका अपोजिट हो सकता है, आपके आधार का QR होगा, वो उससे स्कैन करेगा, उसको ऑथेंटिकेट करेगा, दैट्स इट। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि इतने सारे हम कॉल्स सुनते हैं, मैं आपको नंबर दे दिया, आपने पता कर दिया, क्यों पकड़ में नहीं आते हैं लोग? एक्चुअली ना, ये कहीं ना कहीं इन सारे सिस्टम्स के लूप होल्स को फाइंड कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट किया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन का, साइबर का, इन सारी चीज़ों का, मैंने अच्छे लोगों से सीखने से ज़्यादा बुरे लोगों से सीखा है। स्कैमर्स आर दी इन्वेंटर्स, वो सब कुछ इनोवेट करते हैं, इन्वेंट करते हैं और ढूंढते हैं कि कैसे कैसे नई चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको बोल दूं, एक बार में आप एक कार्ड से 1.5 लाख की पेमेंट कर दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई 90% चांसेस में आपका कार्ड का OTP कभी गलत डल जाता है, कभी वो वेबसाइट लोड नहीं होती, कभी गेटवे का फेलियर आ जाता है। बट कभी आपने ऐसा सुना किसी स्कैमर ने आपके साथ स्कैम करने का ट्राई करा और वो पेमेंट रुक गई हो? वो विदिन अ मिनट उसको पेमेंट को सक्सीड कर देता है। ये फ़र्क है। आपको लूप होल्स पता होने चाहिए। अगर आप एक स्कैमर हैं तो आपको उन्हें एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए। तो स्कैमर्स यही करते हैं, सारे स्कैमर्स। मैं आपको कितने पॉइंट्स बता दूं कि मैडम ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, हम पहले बोलते थे OTP मत दो, किसी अनजान नंबर से कॉल मत उठाओ, वो दोनों बिल्कुल वो हमारी सारी बातों को फॉलो करते हैं। हमने बोला OTP नहीं देना, वो OTP नहीं मांगेंगे। अच्छा। हमने बोला अनजान नंबर से कॉल नहीं करना, वो कॉल स्पूफिंग करने लग जाते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके हस्बैंड के नंबर से ही कॉल आ जाए। हाँ, हुआ है, होता ही है। दिस इज कॉल्ड कोरोना कॉल के दौरान स्पूफिंग। हुआ है। हाँ। पता है, हमें ना कुछ ऐसे पॉइंट, इन सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन निकालना होगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रखें। सबसे इजी टेक्निक कौन सी होती है स्कैमर्स की? सबसे इजी टेक्निक तो ये होती है कि आपके बारे में पहले एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनको। कोई भी आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो आपका आधार नंबर हो, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट डिटेल हो, चाहे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो। अब जैसा कि आप हैं या मैं हूं, तो वो मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढेगा। एक प्रॉम्प्ट है, जैसे अभी आते हुए हमारी बात हुई थी कुछ लोगों से भी, और
यहाँ पर भी पूछा था कुछ लोगों ने, एक प्रॉम्प्ट है, जैसे चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, ऐसे एक प्रॉम्प्ट है जिसको बोलते हैं फ्रॉड जीपीटी, अच्छा। जो कि डार्क वेब पे अवेलेबल है। तो फ्रॉड जीपीटी का क्या मतलब है, अगर सिर्फ आप अपना एक यूजर नेम उस पर डाल देते हैं, सिर्फ एक यूजर नेम उस पर डाल देते हैं, तो उस यूजर नेम की हेल्प से वो आपके ऊपर होने वाले 100 अटैक्स बता सकता है कि आप इनके ऊपर ये वाला अटैक कर सकते हैं, आप इनके ऊपर ये वाला अटैक कर सकते हैं, और उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी भी कि ये वाला इतने % सही जाएगा, ये वाला इतने % नहीं सही जा सकता, वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हम बोलते हैं कि हमारा मोबाइल से बातें सुनता है, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है इस पर, अच्छा। तो मैं ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे आपने क्वेश्चन जो पूछा है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन के बारे में नहीं, मैं तो आईफोन का और स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं कि आईफोन बड़ा सिक्योर है इसलिए महंगा है। थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर लेते हैं। आईफोन पुराना हो गया, 16 आईफोन 16 आप प्रो flex मैक्स कीजिए। खरीदा था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मिथ थे मुझे कि आईफोन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सेम मैं एंड्रॉयड भी यूज़ करता हूँ, सैमसंग, ठीक है। अब दोनों राइवलरीज हैं एक दूसरे की लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना था, जो ये मिथ है कि आईफोन बहुत सिक्योर है, हाँ, क्या आईफोन हैक नहीं हो सकता, क्या आईफोन से सुन नहीं सकते लोग, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा मिथ नेक्स्ट डे ही दूर हो गया जब मैं रिसर्च कर रहा था अपने इस टॉपिक पर कि क्या हमारा फ़ोन सुनता है, क्या हमारा डेटा बाहर जाता है। तो फ़ोन अगर आपको बिलीव ना हो तो आप एक काम कीजिए, आप अपने फ़ोन को यहाँ रखिए, डेटा ऑन है या फ़ोन एक्टिव है, हम और आप किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर बाद आपको सेम रील्स और एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? वो तो मुझे भी लगता है सुनता है। मैं अपना रिसर्च मतलब इसी पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जब आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप अगर किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो सेम चीज़ आपको आपके डिवाइस में दिख रही है, रील्स दिख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दिख रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ब्रीच है एक तरीके का आपके डेटा का। आप अपना डेटा ही तो दे रहे हैं, एवरीथिंग इज डेटा। और लोग कहते हैं कि किसी के डेटा को, किसी की लोकेशन को, जैसे अभी हमने आइडेंटिफाई करा उसकी लोकेशन को ट्रिक से किया क्योंकि वो एक स्कैमर है। ऐसे तो ब्रीच है एक तरीके से किसी की प्रिवेसी का, बट यहाँ पर हम उसको पॉजिटिव पॉइंट के लिए ले रहे हैं। Obviously. लोग बोलते हैं किसी की लोकेशन आइडेंटिफाई करना गलत है, बट क्या आप मुझे बताओ, आपको फेसबुक है, फेसबुक आपको ट्रैक नहीं करता, गूगल आपको ट्रैक नहीं करता, हर एक वो एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपको ट्रैक नहीं करती? ये सारी चीज़ें आपके इंटेंशन पर डिपेंड करती हैं, आपके इंटेंशंस कैसे हैं। अगर वो मैलिशियस हैं, इलेजिटिमेट हैं, तो आप स्कैमर हैं, आप हैकर हैं, आप मैनिपुलेटर हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव वे में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जितनी एप्लीकेशंस दे रही है सब में आपकी रियल टाइम लोकेशन जाती है। और इतने स्कैमर्स हो गए हैं, मुझे बताइए, हर दिन स्कूल को मिल रहे हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं। फिर आप देखिए, ये चाहे वो बम्बीहा गैंग हो, चाहे ये अपना नाम भूल गई इसका मैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, ये आपको पैसा लेने के लिए, ब्राइब करने के लिए वो आपसे रैंसम मनी मांग रहे हैं। क्यों, मतलब कैसे ये लोग पकड़ में नहीं आते? मैं तो यही समझ नहीं पाती हूँ, क्यों नहीं आते? आप मतलब पता चलता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अरे बच्चे ने मेल कर दिया था। कैसे ये सब चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, आप अगर सच में डीपली अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर आपके साथ आपका जो भी ऑफिसर है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि क्या ये ईमेल सच में इन्होंने करा था, या क्या ये कॉल इन्होंने सच में करा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे फीचर हैं। जैसे मैं पुलिस सर्विलांस की बात करूं तो वहाँ पर ऑप्शन होता है CDR का, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। उसके लिए प्रॉपर आपको एक FIR चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे, आपने किसको कॉल करा था, किसको नहीं करा था, कितनी देर बात करी थी, उस टाइम आप कहाँ थे। सेम चीज़ अगर आप इंटरनेट की बात करेंगे, आपने इंटरनेट पर कोई मेल करा था, आपने इंटरनेट पर कुछ एक्सेस करा था, तो उसके लिए आप देख सकते हैं IPDR, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड। उसमें आपने किस वेबसाइट पर क्या एक्सेस किया है वो दिख जाए, मतलब क्या तो नहीं, आप किस वेबसाइट पर गए, कितनी देर आपने यूज़ करा, ये सारी चीज़ें। और भी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है जिसका नाम है IP लॉग्स। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए काम आता है। जो लोग सोचते हैं, मैं बताना चाहूँगा, जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें अगर ये लगता है कि हम VPN यूज़ कर लेंगे और हम सेफ़ हैं, तो ये एक मिथ है। एक स्कूल का केस था, मैं अगर ये टर्म बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी मीम बन सकते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा तो स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा मैं। उन्होंने मेरी हेल्प ली थी, 2 स्कूल्स ने हेल्प ली थी। एक जो जिसने ऐसा करा था वो VPN यूज़ करके कर रहा था, बट उसने फ्री VPN यूज़ करा और उस VPN की IP लीक हो गई थी, जिससे कि मुझे पता चल गया कि इसका रियल यूज़र कौन है। थोड़ा सा अगर टेक्निकल हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। नोड्स होती हैं, एंट्री नोड एंड एग्जिट नोड। ठीक है। मतलब मास्क पहनने से पहले किसी ने तो मेरा चेहरा देखा होगा,
लाइक मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैंने मास्क लगा लिया एंटर करते ही, बट जब मैं Okay. स्टेयर से ऊपर आ रहा था तो मेरा रियल टाइम जो रियल फेस था वो सीसीटीवी में तो था, या जो गार्ड था नीचे उसने मेरा फेस देखा होगा। दिस इज कॉल्ड एंट्री नोड। यहाँ से जाने के बाद जब मैंने मास्क हटाया तो गार्ड ने मेरा फेस देखा होगा, रोड पे किसी ने फेस देखा होगा, या जो भी लोग यहाँ पर हैं प्रेजेंट उन्होंने फेस देखा होगा। दिस इज कॉल्ड एग्जिट नोड। तो वीपीएन को भी इन्वेस्टिगेट कर दिया जाता है। कई पुलिस ऑफिसर्स मुझसे पूछते हैं कि सर वीपीएन पर आकर हम रुक जाते हैं, तो ऐसे केस में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लॉग्स की मदद से। लॉग राउटर में भी होते हैं, लॉग आईएसपी के पास भी होते हैं, लॉग उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी होते हैं जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वीपीएन हो, ठीक है। कुछ तो हैं जो नहीं देते लॉग इंडिया को, बट जो इंडिया के बाहर हैं, और ये वाले इश्यूज़ भी अब ख़त्म हो जाएंगे। ट्रू कॉलर है, लोगों को बहुत इश्यूज़ होते हैं उससे कि हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है, हमारा ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है, सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे डीपीडीपी एक्ट के आने के बाद, क्योंकि अब इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा, तो ये सारे इश्यूज़ खत्म। और ये भी मिथ है कि व्हाट्सएप कॉल कर ली रिकॉर्ड नहीं होएगी, कुछ डेटा मैं एक टर्म हमेशा बोलता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशंस के लिए भी जाता हूँ, कई जगहों पर जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, तो जो मेरी स्लाइड है ना उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ यही सारी टर्म्स लिखी हुई होती हैं, मैं उन टर्म्स से ही रिलेट करके लोगों को चीज़ें बताता हूँ। तो एक टर्म में जिसका हमेशा यूज़ करता हूँ कि सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। आप सिर्फ अपने अटैक सरफेस को मिनिमाइज कर सकते। सिक्योरिटी मिथ है। अगर आपसे कोई बोलता है कि यस इफ़ यू आर 100 कि आई एम 100% सिक्योर, देन वो झूठ बोल रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आप हर एक चीज़ सुबह से लेकर शाम तक, जब आप सुबह उठते हैं और शाम तक आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। 80% लोग सुबह उठते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, पेंडिंग नोटिफिकेशंस मैसेजेस चेक करते हैं। वहाँ से लेके सोने तक आपका डिजिटल डेटा एक्सचेंज हो रहा है। ऑफिस आना है, गाड़ी नहीं है, ऊबर बुक करी, ऑफिस पहुँचे, लंच स्नैक्स का मन कर रहा है, ऑर्डर किया, स्विगी को पता है आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे मंगाया है। किसी से बात कर रहे हैं, अगर चैनल इनक्रिप्टेड नहीं है तो उसे पता है किससे बात कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके राउटर के अंदर अगर मैं एंटर कर जाऊँ तो मैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, कितने डिवाइस कनेक्टेड है, आपने क्या बात करी है, आपकी क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, क्या आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये मिथ है। अगर कोई आपसे कह दे कि सिक्योरिटी मैं 100% सेफ हूँ या 100% सिक्योर हूँ, आप जस्ट अपने अटैक सरफेस को मिनिमाइज कर सकते हैं कि मेरे ऊपर अटैक होने के, मेरे ऊपर थ्रेट्स आने के मिनिमल चांसेस। और वो कैसे कर सकते हैं? उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे जो आसान तरीका है वो है डेटा। अगर आप अपने डेटा को ना दें। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, स्मार्ट वॉच तो नहीं पहनते आप लोग? पहनती हूँ। गुड, अच्छा क्वेश्चन था। एनी स्पेसिफिक रीज़न जिस वजह से स्मार्ट वॉच मेरे को पहनते हैं? गिफ्ट दी थी मेरे हस्बैंड ने, तो पहन लेती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सेशंस में ये क्वेश्चन पूछे कि सर आप स्मार्ट वॉच क्यों पहनते हैं? लोग मल्टीपल आंसर्स देते हैं। सर हम अपने मतलब ये देखना चाहते हैं कितने स्टेप्स वॉक किए हैं, हमारा SpO2 लेवल कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है। सिर्फ इतना। मैं उनको एक रीज़न बताता हूँ कि 90% लोग स्मार्ट वॉच फ्लेक्स करने के लिए पहनते हैं कि यस वी आर मॉडर्न, है ना, सिर्फ इसलिए पहनते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप अपना बायोमेडिकल डेटा दे रहे हैं। आपका डेटा कहाँ स्टोर है? आपने कभी चेक किया जो स्मार्ट वॉच का जो सर्वर है वो कहाँ है? कि क्या आपने उसके चैनल को चेक किया, जो कम्युनिकेशन चैनल है क्या वो इनक्रिप्टेड है, या उस डेटा का क्या होता है? क्या आप अपने फ्रेंड को सुबह उठ के बताते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठी हूँ, मैंने इतने स्टेप्स वॉक किया, या मैंने इस टाइप की मेरी एक्टिविटीज़ है, मेरा SpO2 लेवल अब इतना है, मेरा ऑक्सीजन लेवल अब इतना है, या मेरा BP अब इतना? कभी बताते हो? आप रोज़ यही कर रहे हो किसी अनजान सर्वर के पास। आप देखिए ना। और इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? मिसयूज ये हो सकता है कि अगर उस सर्वर का डेटा ब्रीच हुआ, एक स्कैमर को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, एक हैकर को जो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटा। अगर वो डेटा ब्रीच हुआ तो बूम, आपका बायोमेडिकल डेटा है। मूवीज़ में आपने देखा होगा हार्ट में एक मशीन लगती है, क्या बोलते हैं उसे? पेसमीटर, है ना। क्या पेसमीटर से किसी को मार सकते हैं? कैसे, बात बताता हूँ। नॉर्मल जो हार्ट रेट है शायद वो 70-80 के आसपास होते हैं। अगर मैं पेसमीटर का मैनिपुलेशन कर दूं, बहुत छोटे छोटे डिवाइस आते हैं। अच्छा। बहुत, मैं यहाँ से 200 मीटर दूर खड़ा हूँ, ब्लूटूथ सिग्नल की हेल्प से मैं उसका मैनिपुलेशन कर दूँ। मैं उस हार्ट जो उसके आर्टिफिशियल रेट्स हैं, मैं वो सेट हैं कि 70-80 के आसपास, मैं उसको 300 कर दूँ, क्या उसे हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? डेथ। फिर मैंने उसको बैक टू नॉर्मल कर दिया। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। कैसे, थोड़ा समझाइए। अगर स्मार्ट वॉच है तो कैसे कोई थ्रेट बन सकता है हमारे लिए? इतना बड़ा थ्रेट है। आप देखें, मुझे किसी ब्रांड के बारे में नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ये पर्टिकुलर ब्रांड ये इस चीज़ों को यूज़ करती है। मुझे ये पता है कि जैसे आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, किसी भी चीज़ की कॉस्ट होती है। आप अगर ये एक पर्टिकुलर सर्विस ले रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट?
कॉस्ट होना चाहिए। एक वाटर बॉटल है, आप 10 रुपये की खरीद सकते हैं, 20, 50, 100, 200, 500 अगर हम एयरपोर्ट पर हैं तो। इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे ना। आप उसे 5 लाख रुपए की खरीदेंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट पता है उसकी। बट अननोइंगली आपको ये नहीं पता कि आप किसी एक ऐसे सर्वर पर अपने रोज़ के बायोमेडिकल डेटा को दे रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको ये नहीं पता कि इसके सिक्योरिटी अपडेट्स कब होते हैं, क्या मेरा डेटा वहाँ सिक्योर रखा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो डेटा अगर किसी और के पास चला जाए, ब्रीच हो जाए, लीक हो जाए और कोई उस बायोमेडिकल डेटा से आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? किसी को हाई बीपी का इशू है, मेरी उससे दुश्मनी है, वो दवाई लेके जा रहा है, मैंने दवाई चेंज कर दी, बीपी लो करने की जगह हाई बीपी की दवाई दे दूं और मैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था जब कोरोना था तो मैंने पेटीएम इंस्टॉल किया था। जैसे ही मैंने पेटीएम की ऐप इंस्टॉल की और मेरे हस्बैंड गए थे पतंजलि दवाई लेने उस वक्त था, तो वो गए थे, उसी के 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे कॉल आ गया कि आप पेटीएम कर दीजिए, आपके हस्बैंड का फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया है तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ, और मेरे को इसलिए थोड़ा हैरानी हुई कि यार मैंने अभी तो पेटीएम इंस्टॉल करा, अभी कैसे इसका कॉल आ गया। होता है। आप वो मैंने क्या बोला कि सिर्फ अटैक सरफेस को मिनिमाइज करना ही सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का। मैं आपको कितने भी पॉइंट्स बता के चला जाऊं, जो सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है, उन सभी को कितने भी पॉइंट्स बता दूं, जो स्कैमर है, जो मैनिपुलेटर है, वो उसको कहीं ना कहीं से चेंज कर देगा। कोई फ़ोन करके जामताड़े की तरह ओटीपी नहीं पूछता। अब सबको पता है कि लोग नहीं देंगे, तो उन्होंने नया तरीका निकाला। बहुत सारे नए तरीके आते रहते हैं। तो ये टारगेट्स कैसे अपने ट्रैप करते हैं? टारगेट्स अगर वो एरिया वाइज देखें, मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ में लोग यूपीआई ज़्यादा मतलब यूपीआई की तो बात नहीं करूँगा मैं, किस तरीके की सर्विसेज सबसे ज़्यादा लेते हैं, उस टाइप की ऑडियंस को ढूंढेंगे। अच्छा, आप एक मेल हैं या फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड होंगे या आपके फादर होंगे, उनके नाम से, आपकी मदर के नाम से। वो टारगेट को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद स्कैम होते हैं। सेम चीज़ अगर मैं रूरल बेल्ट में चला जाऊँ तो फीचर की ही बात करूँगा। एक फीचर था पहले AEPS, आधार बेस्ड पेमेंट इनेबल पेमेंट सिस्टम, आई थिंक ये नाम था उसका। उसका काम ये था कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ, आप अपने बायोमेट्रिक लगाओ। मेरे दादाजी थे, पहले गांव में रह रहे थे, अभी खैर हमारे साथ रहते हैं। तो वो जाते थे, हम यहाँ से पैसे उनके अकाउंट में डालते थे, उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो पास में मोबाइल शॉप होती थी वो उसके पास जाते थे, अपना थंब प्रिंट लगाते थे, कोई OTP देने की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती थी, उनको वो पैसे निकाल के दे देता था। कैसे? ये एक फीचर था, बट इसको एक्सप्लॉइट करा। लोग कहते हैं कि आधार का डेटा लीक हुआ है या नहीं, आपको क्या लगता है? हुआ है। कैसे? अब ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर इतना आप मतलब इतना तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था ये बहुत वास्ट एरिया है, और वही मैं कह रही हूँ ना, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है मेरे ख्याल में स्कैमर्स की शुरू हो जाती है। उसके दो गुना आगे। 2 गुना आगे। मैंने अब एक्सपीरियंस कर लिया, मैं थोड़ी सचेत हो गई, अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है वो तो आराम से फंस जाएंगे। तो हम डिजिटाइजेशन किस चीज़ की कर रहे हैं? हम अपने पेरेंट्स को ना एक डिजिटल हाइजीन बता सकते हैं, अगर पेरेंट्स की बात आप करें, क्योंकि आप उन्हें ये समझाएंगे कि पापा HTTPS वाली वेबसाइट है, तो वो बोलेंगे कि रहने दे, मोबाइल ही नहीं यूज़ करना मुझे। क्लियर वर्ड्स में उनको क्या चाहिए? सिर्फ फेसबुक स्क्रॉल करना है, यूट्यूब पे भजन सुन लेने, है ना, इस टाइप की चीज़ें। जो सबसे ऑड चीज़ें होती है, मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स वही देख रहे होते हैं, दादाजी हैं वो भी मोबाइल चलाते हैं अब, तो जो फेसबुक की सबसे लास्ट वाली रील होगी वो उसको देख रहे होते हैं बैठ के। उनको कोई मतलब नहीं, बस चल रहा है, ठीक है, डोपामिन उनका हिट हो रहा है कि हाँ चल रहा है कुछ। सेम मेरी नीस है, 3 साल की, 4 साल की, वो खाना नहीं खाती है मोबाइल फ़ोन के बिना। तो हम उनको नहीं समझा सकते। उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम अटैक सरफेस को कम कर सकते हैं। हम जो पर्टिकुलर डिवाइस अगर वो यूज़ कर रहे हैं, उस डिवाइस में कोई भी पेमेंट वाली एप्लीकेशन को ना डालें, ठीक है? अच्छा। किसी भी ऐसी पेमेंट एप्लीकेशन को ना डालें, लाइक मेरी नीस है या मेरे दादाजी हैं, क्योंकि उनको बहुत आसानी से कोई भी ट्रिगर कर सकता है। जिस तरीके से मेरे दादाजी के साथ कोई स्कैम हो सकता है, वो मेरे साथ वैसे नहीं कर सकता। उसको बहुत हाईली एडवांस पेलोड देना पड़ेगा मुझे, जिस पे मैं फंसूँ, क्योंकि मुझे इस पूरे डोमेन की नॉलेज है। मेरे दादाजी को ऐसी नॉलेज नहीं है। वो बोलेगा आपके बेटे ने पैसे मांगे, वो तो डायरेक्ट दे देंगे, सच बोल रहा होगा, मुझे पता है कि ऐसा होता है, मैं नहीं दूंगा। तो आप डिजिटल हाइजीन के बारे में बात करें कि डिजिटल हाइजीन क्या है। आप कहीं ना कहीं ये देखें कि उनके सरफेस को कम किया जाए,
ऑनलाइन बैंकिंग वाली कोई एप्लीकेशन ना हो, ऑनलाइन बैंकिंग का फीचर उनके अकाउंट में ना हो, उनको कौन सी ऑनलाइन पेमेंट करनी है? हार्ड कैश में डील कीजिए ना। आप देखें, नोटिस करें, लोग 5-5 रुपए पेटीएम करते हैं, क्यों? कैश रखना भूल गए हैं लोग। डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूँ, ठीक है कि आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो आप रखिए, बट मैंने लिटरली देखा है लोगों को 5-5 रुपए पेटीएम करते हैं। आप खुद की बैंकिंग खराब कर रहे हैं। ITR फाइल करते होंगे आप, देना होता है पूरे साल की स्टेटमेंट। अब उसमें 5-5 रुपए की स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं, क्या मतलब बनता है? आप कैश कैरी करना शुरू कीजिए। जहां पर जितनी जगहों पर आप कैश दे सकते हैं वहां कैश दीजिए। आप अगर कहीं UPI कर रहे हैं तो आप अपने फुटप्रिंट दे रहे हैं ना। अच्छा, इसका यूज कैसे होता है? देखो, स्कैमर्स वहां कैश यूज करते हैं, हवाला बोला जाता है इस चीज को। हाँ, जिसका कोई वो नहीं होता। नोट दिया, कैश लिया, कैश भेज दिया। दिल्ली में आंगड़ियां बोलते हैं उसे। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके फुटप्रिंट ना हो। अब वो भी तो UPI करके आ सकते हैं, बट UPI करा तो हम इन्वेस्टिगेशन में क्या ढूंढते हैं कि इस नंबर से कितने UPI हुए हैं, कहाँ कहाँ UPI है, वहाँ ऑफिसर्स जाएंगे, ऑफिसर पूछेंगे किसने करा था, CCTV देखेंगे, फिर रोड पे जो CCTV कैमरा लगे हैं उनसे आइडेंटिफाई करेंगे। गाड़ी मिल गई तो गाड़ी के नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, किसके नाम की रजिस्टर्ड है, कौन चला रहा था, कोई और लेके गया था वो बताओ, चोरी किए तो वो बताओ। ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस आप बता सकते हैं जो जिनसे फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है? कौन कौन सी एप्लीकेशन? कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, सबसे पहला पॉइंट तो। अच्छा। या ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, हाँ। सबसे पहले तो उसे डाउनलोड नहीं करना। ठीक है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो, कितनी भी लोग पिकाशू, मैं नाम लेके बोलता हूँ, ऐसी फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कि वी आर हैकर और हम फ्री में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। डेटा कितना जा रहा है वो तो देखो। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। दूसरा पॉइंट, आपको ये देखना है कि किसी भी एप्लीकेशंस की इन ऐप परमिशंस क्या है। मैं फेसबुक की बात करूं, अगर मैं आपको फेसबुक की परमिशंस दिखा दूं तो आप फ़ोन चलाना छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन आपके शेयर्ड स्टोरेज को मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है। वो कॉल डिटेल, मतलब कॉल्स देख सकता है, माइक्रोफोन का एक्सेस है, रियल टाइम फ़ोन का एक्सेस है। अप्रॉक्स 40-50 के आसपास परमिशंस हैं। आप डर जाएंगे अगर मैं दिखा दूं तो। ठीक है, तो इस तरीके की पहले आपको चेक। अब मान लीजिए आपने कोई कैलेंडर वाली एक एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड करी। कैलेंडर का मतलब क्या लेना देना है किसी फोटो के एक्सेस से? ये जो फेक लोन ऐप हैं, लोग 5-5 हज़ार रुपए लोन ले लेते हैं। अभी मेरे पास खुद कॉल आया था। हाँ, ये मैं रेडियो में सुन रही थी, इसको थोड़ा इलेबोरेट करना। हाँ, फेक लोन ऐप का क्या होता है, वो ना एक एप्लीकेशन देंगे आपको। अच्छा। या वो प्ले स्टोर पर भी मिल सकती है, कैटेगरीज हैं अलग अलग, जो एकदम ही फेक हैं। चाइनीज फेक लोन ऐप्स ज़्यादातर हैं। वो आपसे पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं मांगते। अच्छा। आधार कार्ड भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपके फ़ोन में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और आपको 5,000-3,000 रुपये मिल जाएंगे। वो हमेशा व्हाट्सएप पर आपसे डील करेंगे। क्या व्हाट्सएप एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है? नहीं। बैंक कंसिडर कर लेगा उसे? नहीं। आपको प्रॉपर मेल नहीं आया, हाँ। है ना? आप लोन लेना, आप पर्सनली चले जाइए, फिजिकली विजिट कीजिए, बैंक से ले लीजिए पर्सनल लोन। इजी मनी के चक्कर में हम फंस जाते हैं। अब आपने लोन लिया, 3,000 रुपये मिल गए। आप जो आदमी 3,000 रुपये ले रहा है, आप उसके पेशेंस लेवल को तो देखिए। 3,000 रुपये जो लोन ले रहा है उसका पेशेंस लेवल क्या हो सकता है? या तो वो एक स्टूडेंट है, या तो कोई ऐसा आदमी जो कहीं फंसा हुआ है। उसको तो हर एक एप्लीकेशन पे यस 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 टिक 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 करना है, कोई भी परमिशन हो, टिक टिक उसको, क्योंकि तुरंत पैसा चाहिए। अब उसमें क्या करते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके साथ हुआ था लास्ट मंथ। कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लिया, आपके सारी मतलब कॉल लॉग्स का एक्सेस ले लिया, उसके साथ आपके फोटोज़ का एक्सेस ले लेते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें हैं। तो हम रोज़ इन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी मैंने भी देखी है, जैसे इंस्टा पे आता है कि अगर आपको जॉब करनी है, वर्क फ्रॉम होम, आपको दिन का इतना देंगे, तो वो भी पूरी डिटेल आपकी मांगते हैं, नाम जॉब क्या एप्लीकेशन है। फ्रॉड हाँ, कैटेगरी है, ये हाँ, भी बिल्कुल। है। तो इसमें भी सेम चीज़ होती है। सेम चीज़ लोन वाले में भी सेम चीज़ होती है। और वो क्या करते हैं कि आपसे लोन दिलाया, आपको 3,000 दिए, अब उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फोटोज़ हैं, वो उस फोटोज़ को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट टाइप बना देते हैं, और आपको फिर थ्रेट देते हैं कि हमें 20,000 चाहिए। आपने 20,000 दे दिया, उसके बाद फिर आपसे 20,000 मांगेंगे। कॉन्टैक्ट जितने, वो आपको ये धमकी देंगे कि तेरा ये नंबर था ना, और इस नंबर पर मैं कॉल करके या मैसेज भेज दूंगा कि तेरी ये फोटोज़ हैं।
ऐसे में 90% लोग डर जाते हैं और ये ज़्यादातर लड़कियों को ट्रिगर लड़कियों को करते हैं। ट्रिगर करते हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड था, अभी तो वो नहीं है यहाँ पर, मतलब इस दुनिया में नहीं है, और बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उसके साथ ये स्कैम हुआ था। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। लिटरली मैंने अपॉलॉजी लेटर मंगवाया उनसे, लिटरली मंगवाया, और मैंने खुद ऐसे स्कैमर से ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 रुपीज़ लोन लेके बोल दिया कि तुमसे जो भी होता है करो। ये मेरा दूसरा फ़ोन है, इसमें जो सिम है, जो डिटेल्स हैं, वो सारी फिर मुझे पता था कि उसी ने स्कैम किया है। मैंने उसी नंबर पर फटाफट मैसेज मतलब किया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया है, लोन चाहिए, वो बोले तुरंत मिल जाएगा। सारे नंबर फेक हैं इसमें, सारी फ़ोटोज़ डमी हैं। एक वेबसाइट है दिस पर्सन डजेंट एग्जिस्ट, वो उस वेबसाइट पर आपको इतनी फ़ोटोज़ मिलेंगी कि वो आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ से फ़ोटोज़ ली, आर्नोल्ड की फ़ोटो डाली, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो डाली, एक्सेस दे दिया, 3,000 रुपये लोन लिया, 5,000 रुपये लोन लिया। अब मैं उससे मज़े ले रहा हूँ। वो कह रहा मैं आपकी फ़ोटोज़ शेयर कर दूंगा। मैंने कहा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में करना। अच्छा, ये फोटोज़ का जो स्कैम कह रहे थे आप, यही है या कुछ और है? बहुत सारी तरीके हैं इसमें। और कौन से? फ़ोटोज़ वाला दूसरा तरीका है कि जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, हैकर जिन्हें आप बोलते हैं। अब जैसे ये मुझे पता है ये चोर है, ये जिसने आपको अभी कॉल किया था, मैंने उसको एक लिंक भेजा, उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, तो मुझे फोटोज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है भेजने की, इसको कोई APK भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आया कि 11,000 इसने रुपये लिंक पे क्लिक किया इसलिए आपको लोकेशन पता चल गई, है ना? हाँ। अच्छा, नौसिखिया मतलब। नौसिखिया ये ट्रिक्स नहीं जानता बहुत ज़्यादा, बट इसको सिर्फ मैनिपुलेटिव वर्ड्स पता है, बात करनी आती है बात इसको। करनी आती आपको बात करनी आनी चाहिए। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे फ़ोटोज़ भेजूं। फ़ोटोज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ है? अभी तक आपको क्या बताया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि किसी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें, किसी APK पर कोई APK डाउनलोड ना करें, अनजान जगह से आया तो, वीडियो कॉल कोई आए, वीडियो कॉल आया तो नहीं। अब मान लीजिए कोई रैंडम नंबर से फ़ोटो आया है आपके पास और उस पर लिखा है इज़ दिस योर हस्बैंड, 110% आप उस पर क्लिक करेंगे। इज़ दिस योर गर्लफ्रेंड, इज़ दिस योर लीड फोटो, अब तो करेगा ही कोई भी हो, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं आज के टाइम पर। बाप रे। क्लिक करेगा ही करेगा। उसने उस फोटो पर क्लिक करा तो एक्सेस मिल गया। और ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में सबसे पहले तो एक ऑटो डाउनलोड फीचर को बंद रखें अपने फ़ोन में। व्हाट्सएप पर ऑटो डाउनलोड फीचर है, उसे प्लीज़ बंद रखें। ठीक है। किसी भी अनजाने नंबर से अगर कोई मैसेज आता है, पहले तो उसे वेरीफाई करें। बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के। कैसे? जैसे कि लोग ट्रू कॉलर की बात करते हैं, बट ट्रू कॉलर की जगह ट्राई का 3.0 एक एप्लीकेशन है, DND 3.0 DND, उसका यूज़ कर सकते हैं। और भी इंडियन गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जिन पे आप नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ट्रू कॉलर ही चलाना है। और ट्रू कॉलर अगर फिर भी चलाना पड़ रहा है तो उसके और भी ऑल्टरनेटिव फीचर्स हैं। और क्या करें? दूसरी चीज़, आप अपने फ़ोन में एक पेड एंटीवायरस रखें हमेशा। 300-400 रुपये का आता है, मैं नाम लेके बता देता हूँ। क्विक हिल का एक आता है टोटल सिक्योरिटी, जो अभी तक का सबसे बेस्ट एंटीवायरस है। आप उसे अपने फ़ोन में रखें, किसी भी तरीके के पेलोड से, किसी भी तरीके के वायरस से वो आपको बचाएगा। तीसरी चीज़, एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वायरस टोटल, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। कोई भी लिंक आता है, फिशिंग लिंक आता है, कोई भी APK आता है, तो आप उसको पहले उसमें स्कैन करें। किसी ने लिंक भेजा है, किसी ने फ़ोटो भेजी है, किसी ने कोई PDF भेजा है, तो आप उसको पहले उसमें स्कैन करें, उसके बाद ही उसे ओपन करें या एक्सेस करें उसका। वायरस टोटल का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि वो फ्री है। दूसरी चीज़, 75+ एंटीवायरसेस का डेटाबेस है उसमें, जिससे कि वो इतना स्ट्रांगली बता पाता है कि क्या ये फिशिंग लिंक है, क्या इस फाइल के अंदर कोई पेलोड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एम्स में जो डॉक्टर्स के साथ, एम्स के डॉक्टर्स के साथ हुआ था, जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने मुझे बताया था कि शुभम जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं आपको खुद दिखाता हूँ कैमरे पर। वो दो एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही हैं। एक तो RTO चालान APK इस नाम से, दूसरा SBI की बैंकिंग के नाम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स देख सकते हैं आप, रिवॉर्ड पॉइंट SBI। हाँ, SBI रिवॉर्ड पॉइंट से। उसी के नीचे मैंने उनको एक रिपोर्ट भेजी है स्कैन करके कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक पेलोड है जो कि उनके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस करता है। अब आपने एक बार डाल दिया, आप बस फिर तो भूल जाइए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और ये स्कैमर्स और ये फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड करते हैं? एक फ्रॉडस्टर ना, मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करा है। एक तो साइबर के केस में
बहुत कम लोग जेल जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल ऐसे होता है कि ये स्कैमर्स या ये जो मैनिपुलेटर्स हैं करते क्या है कि कभी अपनी रियल आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करते। कि आप बिना आईडी के सिम ले सकते हैं, उनको मिल जाती है, जिन्हें बोलते हैं प्री एक्टिव सिम। ये एक फीचर है। कुछ उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो उन कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से एक प्री एक्टिव सिम ले लेते हैं, जो कि 1000-1200 रुपये का मार्केट में मिल रहा है, सभी को पता है। ठीक है, प्री एक्टिव सिम मिल गया। अब वो जो ये कॉल कर रहा है वो उसका फेक सिम है, कभी अपनी आइडेंटिटी से सिम नहीं लेते। ठीक है। दूसरी चीज़, वो बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट जो कि उनके नहीं है बट उनका एक्सेस उनके पास है। इन्हें बोला जाता है म्यूल अकाउंट। 99% स्कैमर्स की दुनिया में ये म्यूल अकाउंट ही यूज़ होते हैं, कभी भी अपना रियल अकाउंट यूज़ नहीं करते। यही रीज़न है जो पकड़ना मुश्किल है। मैं कई रेड्स में भी लोगों को मैंने बताई, इन्फॉर्मेशन दी है कि सर ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आप वहाँ जाइए। झारखंड के कुछ गांव में लोग गए थे, दिल्ली की टीम गई, यूपी की टीम गई है, जिसके नाम का अकाउंट है उसकी एज 75+ है। मैं बता रही हूँ ना, मैं जब वहाँ गई हूँ साइबर थाना, तो मतलब हर वर्ग के लोग थे। मैम मैंने आपको बोला ना, बहुत छोटा सा इशू था आपका। मेरे पास आई थी इन्फॉर्मेशन, मैंने ही बताया उनको कि आप करिए, वो बात होती रहती है हमारी। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी साइबर सेल हैं, मैं सभी से कनेक्टेड हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके साथ अभी भी हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 कॉल्स आ चुके हैं कि कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ इशू होता है। आपका टाइम क्योंकि बड़ा कीमती आपका टाइम, आपके कई सारे क्लाइंट्स होंगे, मैं जल्दी से रैपिड फायर कर लेती हूँ, आप जल्दी जल्दी बताइएगा 3 ऐसे स्टेप्स जिनसे हम फ्रॉड से बचा जा सकता है। सबसे पहले आप अपने डेटा को कम से कम डालिए। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। कोई भी ऐसी फेक, मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो फ़ोन में अनयूज्ड है उसे अनइंस्टॉल कीजिए। तीसरा कि हर एक एप्लीकेशन के परमिशन को चेक कीजिए कि कौन सी एप्लीकेशन क्या परमिशन ले रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप हमेशा एक पेड एंटीवायरस रखिए फ़ोन में हमेशा। किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें, कभी भी ना दें। तीसरा, अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कम कीजिए, खुद की आइडेंटिटी को एक्सपोज मत कीजिए। कम से कम डेटा आप इंटरनेट पर दीजिए। कहीं घूमने जा रहे हैं, होटल्स में चेक इन किया, फ़ोटो डाल दी, कोई मतलब नहीं। आप वहाँ से घूम के आ जाइए, उसके बाद डालिए। ये 3 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल, 3 चीज़ें जो हमें तुरंत बात करनी चाहिए अगर हमारे साथ स्कैम हो जाए। सबसे पहले 1930 पर कॉल करें, अगर आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक, वरना cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, साइबर हेल्प डेस्क पर जाएं, वहाँ पर उन्हें बताएं अपनी समस्या और वहाँ पर एक FIR दर्ज कराएं जल्दी से जल्दी। 3 ऐसी चीज़ें जो समझा जा सके ये फ्रॉड है। फ्रॉड है वो सबसे पहले आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, लालच देगा। जैसा कि अभी हमने रियल टाइम में ही देखा था, उसने अचानक से 15,000 से 11,000 कर दिए, वो इसे 8,000 भी कर देता। तो क्यों? क्योंकि उससे पैसे, उसे पता है कि मेरे पास ही आने, ये नहीं तो ये सही। लालच में मत पड़िए, पहली चीज़, लालच में ही लोग फंस जाते। दूसरा, हरी, कभी भी जल्दीबाजी में कोई पेमेंट ना करें, कोई भी चीज़ें ना दें। तीसरा, डर। चौथा, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, जो ये हनी ट्रैप और इस टाइप की चीज़ों में होता है। बहुत ही ज़्यादा आपने वो चीज़ें बताई हैं ज्ञानवर्धक, और मुझे लगता है क्योंकि जब अपने साथ होता है ना तब पता चलता है, तब समझ में आता है। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे पता है कि OTP नहीं देना है, मुझे पता है कि ये नहीं करना है। आप देखिए उन्होंने लाइव किया उसी बंदे के साथ, वो सेम वही चीज़ बोल रहा है, सेम डायलॉग बोल रहा है, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन और इनकी कन्वर्सेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये प्रोफेशनल है और इनको पता है कि कैसे जो सामने वाला फ्रॉड कर रहा है उसको कैसे बातों में फंसाना है। मेरे को और आपको शायद ये तकनीक नहीं पता होगी। हम लोग सोचेंगे यार मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ है, मेरे साथ मेरी मम्मी है, बुजुर्ग हैं, बच्चा है, कहाँ मैं इनको ले लेके फिरूंगी, चलो ठीक है कोई होटल मिल रहा है कर ले। तो वो जो जल्दबाजी वाला पॉइंट कहा ना, वो जल्दबाजी में ये ना हो कि आप जो चीज़ बचाने की या अपने घर वालों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको और भी धकेल दे, किसी मुसीबत में धकेल दे। तो थोड़ी सी क्या, मैं तो थोड़ी भी नहीं बोलूँगी, आप एड्स में सुनते होंगे कि थोड़ी सी अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हम जहाँ सोच रहे हैं ना, वो सोच तो उनकी पता नहीं बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। और शुभम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे साथ स्कैम होने से पहले मुझे सच में यही लगता था कि यार पुलिस मिली हुई होती है, लेकिन पुलिस नहीं मिली होती है। ये मैं आप कह सकती हूँ। आप अकेले हैं जिसके साथ स्कैम हुआ है, उनके पास, हमारे पास ऐसे 100 लोग आते हैं। बिल्कुल, ये सवाल मैंने वहाँ भी पुलिस स्टेशन में भी किया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैम आप अकेले हैं, आप देखिए शाम तक हमारे पास 200 केस होंगे। और यकीन मानिए जब मैं वहाँ गई थी, पहले मैं गलती से एक थाने में चली गई, वहाँ पर ढेर सारे लोग थे, मैं
मतलब हैरान हो गई कि यार ये सारे फ्रॉड का शिकार हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ही फ्रॉड का शिकार हुई जी, हूँ। जी। तो उन्होंने बोला कि आपका तो कुछ नहीं है, यहाँ पर इस थाने में सिर्फ 5 लाख के ऊपर वाले आते हैं, बिल्कुल। जिनका 5 लाख से ऊपर का स्कैम हुआ होता है। बहुत ज्यादा ये चीज ट्रैप जो है वो फैलता जा रहा है। अपने आप को सिक्योर रखें, और सबसे छोटी चीज जो आप कर सकते हैं, मुझे लगता है जैसा कि शुभम ने कहा, कहीं भी जाते हैं तुरंत फोटो मत डालिए, थोड़ी देर बाद डाल दीजिए। अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत कीजिए। गवर्नमेंट भी खुद लोगों को इतना अवेयर कर रही है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ही खुद मतलब गवर्नमेंट के ही खुद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खुद एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ISEA, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली। ये 4 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंडर आपको साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है, कैसे आप अपने आप को सेफ रखें, कैसे आप अपने को सिक्योर रखें। मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा उसकी पूरी, आप इसे फ्लोट करा सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सीडेक नोएडा कर रहा है और सीडेक हैदराबाद कर रहा है। तो सीडेक नोएडा से मैं खुद उस प्रोजेक्ट को संभाल रहा हूँ, और मल्टीपल स्टेट्स में कई जगहों पर, कई स्कूल्स, कॉलेज, प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट एंटिटीज़, इन सभी जगहों पर जाकर मैं साइबर अवेयरनेस, साइबर थ्रेट्स, साइबर मिटिगेशंस या आपने डिजिटल हाइजीन, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताता हूँ और उन्हें अवेयर कराता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आप लोग भी इस मतलब प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैम की हेल्प से। आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दीजिए। हाँ प्लीज़, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शुभम त्रिपाठी 088। तो इनको फॉलो कीजिए। कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और हाँ अगर स्कैम हो जाता है तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस आपकी मदद के सबसे लिए बैठी फर्स्ट है। स्टेप आपका यही है। हाँ, आप ऐसा ना सोचे कि मेरे पैसे तो गए। हाँ मैंने भी यही सोचा था, लेकिन थैंक गॉड और पुलिस और शुभम। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और फ्रॉड का शिकार कभी मत होइएगा। बाय बाय। थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.